एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हम क्लास 10th में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में करंट तक स्टडी कर चुके थे। तो आपने जान लिया कि चार्ज से करंट कैसे जनरेट होता है और करंट जनरेट होने के बाद की कहानी आज हम समझेंगे। इससे एक हमें नई क्वांटिटी के बारे में भी पता चलेगा जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो चलिए, हमारे आज के टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। करंट के बाद रेजिस्टेंस को हमें स्टडी करना पड़ेगा और इस सब की स्टडी में ये सारी स्टडी जो इसने भी बताया है वो ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक, सो ओम्स लॉ या ओम का नियम, पहले तो हम इसके बारे में समझ लें ये होता क्या है। सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम। बहुत ही बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 में एक अपने पेपर जर्नल में, ये थीसिस के जर्नल जो प्रिंट होते हैं, तो उस टाइम साइंस के पेपर जर्नल में उन्होंने इस लॉ को पब्लिश किया था। उसके बाद दुनिया ने इस लॉ के बारे में जाना और बेसिकली ये लॉ बेस्ड है करंट और पोटेंशियल के रिलेशन के बीच में। लास्ट क्लास में हम जान चुके हैं कि पोटेंशियल ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी मीडियम में करंट के फ्लो होने के लिए। ठीक, लेकिन ये कितना इसके लिए जिम्मेदार होगा, कितना पोटेंशियल का अमाउंट कितना करंट को फ्लो कराएगा, ये सारा रिलेशन ओम्स लॉ से ही हमें पता चला। ठीक, तो इनके रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा उस सर्किट में अप्लाइड होने वाले पोटेंशियल। मैंने सिंपल टर्म में आपको समझाया था, पोटेंशियल मींस एनर्जी डिफरेंस। जब दो टर्मिनल के बीच बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, उन टर्मिनल में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो करंट का फ्लो भी कम होगा। तो ओम्स लॉ ही था जो मैंने आपको लास्ट टर्म में डिफाइन किया था। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग जहाँ भी पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, अप्लाइड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ही वहाँ करंट जनरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो अकॉर्डिंग टू Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Okay? किसी भी दो टर्मिनल के बीच जितना हम पोटेंशियल लगाएंगे, करंट की वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में वहाँ मिलती है। यानी कि अगर आपने पोटेंशियल, सपोज़ आपने पोटेंशियल 2 वोल्ट लगाया और वहाँ करंट आपको मिला 1.5 एम्पियर, फिर आपने उसी वायर में पोटेंशियल 4 वोल्ट का लगाया तो करंट की वैल्यू 1.5 वोल्ट नहीं, 1.5 एम्पियर नहीं, उससे बड़ी मिलेगी। यानी अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी पोटेंशियल के बराबर करंट नहीं मिलेगा। तो वो आखिर कहाँ जाएगा, वही ओम्स लॉ में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम। तो अगर किसी सर्किट में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहाँ करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट की वैल्यू पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हमेशा कम आती है। इसका मतलब पोटेंशियल का कुछ ना कुछ अमाउंट कहीं लॉस हो रहा है। वो लॉस कहाँ हो रहा है, वो लॉस हो रहा है उस मटेरियल में, उस कंडक्टिंग मटेरियल में जिसमें से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और जहाँ हमें करंट फ्लो कराना है। और ये जो लॉस है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो ये लॉस जनरेट करती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ हमारा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन रेजिस्टेंस पर आने से पहले एक बार हम फिर से ओम्स लॉ को समझ लें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करेंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। ये जो R है यही है हमारा रेजिस्टेंस। और जब कहीं भी हम प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हैं इक्वल साइन से, तो वहाँ एक कांस्टेंट ज़रूर इंट्रोड्यूस होगा जो उस वैल्यू को रिलेट करता है। तो हमारा यहाँ कांस्टेंट हुआ R। अब इसको एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग
कभी भी इसको वाइस वर्सा मत समझिएगा। इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I रिलेशन सही है, आप इसको I प्रोपोर्शनल टू V नहीं मानेंगे। आप इसको ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम स्टेटमेंट होंगे। करंट ज़्यादा होने पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये नहीं, पोटेंशियल ज़्यादा होने पर करंट ज़्यादा होगा, पोटेंशियल कम होने पर करंट कम होगा। पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में करंट आता है, करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल नहीं आता। आप पहले करंट नहीं दे रहे हैं, पहले पोटेंशियल देते हो फिर करंट देते हो। इसलिए याद रखना V प्रोपोर्शनल टू I ही रहेगा, इसको कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे, इसको कहीं भी आप बदलेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ हमारा एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया R। साथ में जब भी इसका आंसर आप लिखोगे एक बात का ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट के साथ एक और कंडीशन लिखना है, व्हेन दी ऑल द सराउंडिंग कंडीशंस आर कांस्टेंट। अब सराउंडिंग कौन सी कंडीशन, तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये किसी भी मटेरियल पर तभी अप्लाई होगा जब हम उसकी कंडीशन को फिक्स रखेंगे। कौन सी कंडीशन, सराउंडिंग की कंडीशन। यानी सराउंडिंग की कंडीशन हमारी कहलाती है टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये रेजिस्टेंस को बदल देती हैं। इसलिए किसी भी अलग अलग मटेरियल पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, लेकिन उस रूम का, उस सराउंडिंग का ना तो प्रेशर बदलना चाहिए ना ही टेम्परेचर बदलना चाहिए। अगर ये बदलता है तो रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है, ये हमें स्टडी भी करना है। ओके, इसी कारण हमें इसको समझना होगा। ठीक है, तो जब भी इसका आंसर लिखोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी कांस्टेंट कंडीशन। ओके, तो आई थिंक ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल को समझें। हमने एक वायर लिया और उस वायर में एक पोटेंशियल अप्लाई किया और उस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हमें एक करंट की वैल्यू भी रीडिंग में आई। अच्छा, पोटेंशियल और करंट को मेज़र करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर कहलाता है और करंट को मेज़र करने वाला एम मीटर कहलाता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को हम बाद में स्टडी करेंगे। तो हमने एक वायर लिया और वायर में अलग अलग पोटेंशियल दिए। तो यहाँ मैंने चार्ट बना रखा है पोटेंशियल की वैल्यू और करंट की वैल्यू। अब समझिएगा, जब मैंने पोटेंशियल दिया 0.4 वोल्ट का, तो उसके रिस्पेक्ट में जब एमीटर पर उसमें से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट किया, वो हमें मिला 0.1 एम्पियर का। ओके, अगेन हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया 0.8 वोल्ट, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई लेकिन वो आई 0.2 वोल्ट। फिर से यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज़ किया गया 1.2 वोल्ट, करंट की वैल्यू 0.3 एम्पियर। इस तरीके से हमने यहाँ 5 रीडिंग ली। अब यहाँ एक और खासियत देखने मिली कि हमने इसको एक ग्राफ बनाया और करंट की वैल्यू को x एक्सिस पर और पोटेंशियल की वैल्यू को y एक्सिस पर लिखना शुरू किया। 9th क्लास में आप मैथ में ग्राफ बनाना सीख चुके हैं x और y के रिस्पेक्ट में। बस वही x और y की वैल्यू हमारी करंट और पोटेंशियल बन जाती हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने इस पर पोटेंशियल 0.4 लिया तो y एक्सिस पर 0.4, x एक्सिस पर हमने 0.1 लिया। इनके क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ जहाँ मीट करे वहाँ हमने डॉट कर दिया। अगेन फिर से वैल्यू ट्रेस की 0.8, 0.2, 1.2, 0.3। तो ऐसे करते हुए हमें एक क्रॉस पॉइंट मिलते गए और इन क्रॉस पॉइंट्स को हमने फ्री लाइन से मिलाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच एक लीनियर यानी प्रोपोर्शनल बिहेवियर है। याद रखिएगा, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो। ये किसी भी इक्वेशन को, किसी भी कंडीशन की नेचर को बताते हैं। तो ये आपका जो हमने स्टेटमेंट लिखा था प्रोपोर्शनल, तो ये उस प्रोपोर्शनल रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से देखने मिला कि V प्रोपोर्शनल टू I बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे हमने पोटेंशियल को बदला I की वैल्यू भी बदली, और वो बदली किस रेट से है उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा रिलेशन है उस पर गए R इज़ इक्वल टू V अपॉन I। क्यों? हमें पता है कि ये जो I की वैल्यू चेंज हो रही है, I की वैल्यू और पोटेंशियल में ये जो डिफरेंस है इतना नंबर्स में, वो मटेरियल की रेजिस्टेंस के कारण है। तो
हमने V इज़ इक्वल टू आई आर था, तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई लिया और इन सारी वैल्यूज़ को रखा, तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म बना रहा है ये 4 4 4 4, यानी कि आप कितना भी पोटेंशियल रखें, कितना भी करंट रखें, लेकिन इनका रेशियो हमेशा 4 है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है मटेरियल का, और वो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 4। ठीक, सो रेजिस्टेंस है जिसने पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में करंट को पास होने दिया, और कितना पास होने दिया वो डिपेंड करता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, इसलिए हमारे 0.4 के रिस्पेक्ट में 0.1 करंट पास होता है। ओके, आई थिंक ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारा पोटेंशियल V वोल्टेज है, ठीक है, और इसकी यूनिट आप वोल्ट है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और R हमारा रेजिस्टेंस, एक नई एंटिटी यहाँ पर आ चुकी है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट ये ओम्स लॉ से हमें पता चला है, इसलिए इसकी SI यूनिट होती है ओम। इसको इस साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, और आपने देख लिया रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, या यूँ कहें करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस या डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो आगे हम इसी को पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, हिंदी में से प्रतिरोध बोलते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसके बेस पर आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो एक हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कोई वायर है, इसमें पोटेंशियल क्या करता है, करंट को फोर्स करता है। पोटेंशियल यानी वोल्टेज है जो करंट को फ्लो होने देगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो समझिए आप रेजिस्टेंस यहाँ इस सेक्शन जैसा है कि एक पाइप है हमारे पास, यहाँ से तो करंट पास होने के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता जाता है तो यहाँ ये पाइप पतला होता जाता है, तो करंट के लिए ओपनिंग बहुत कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक, तो ये कुछ बिहेवियर है जैसा हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी, और आपको यही डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर कहें तो रेजिस्टेंस इज़ द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल। ठीक, अच्छा, यहाँ एक और टर्म आया इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यानी हमारे चार्ज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्लो कौन कर रहा है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और यही करंट बनाता है। सो रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने वाले प्रॉपर्टी को बोलते हैं। ओके, और यहाँ एक और टर्म आ जाएगा आगे, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें तो यहाँ हम कह सकते हैं while a potential difference across the conductor encourages the flow of electrons, resistance discourages it। यानी कि अगर हम किसी टर्मिनल में पोटेंशियल बढ़ाते भी हैं तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस उसके फ्लो को डिस्करेज करेगा, यानी कम करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमें पता है ओम। इसको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन नेचर ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो रेजिस्टेंस हो जाता है हमारे यहाँ से। अब आगे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और, कि आखिर किसी मटेरियल में ये रेजिस्टेंस है तो ये किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होगा, किस मटेरियल में कैसा रेजिस्टेंस होगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये मटेरियल में होगा लेकिन कैसा होगा। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, ये फैक्टर्स समझने हमें बहुत ज़रूरी हैं, और इन फैक्टर्स पर बेस्ड लॉजिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आपके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बहुत काम का टॉपिक रहेगा। तो रेजिस्टेंस तो देख लिया, एक मटेरियल का बिहेवियर है जो करंट के फ्लो को रोकेगा, लेकिन किस मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस होगा, कब ये बढ़ेगा, कब ये घटेगा, कौन सी कंडीशन है, ये हमें यहाँ समझना होगा। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो किसी रेजिस्टेंस के वैल्यू को अफेक्ट करता है, वो होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा, टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा पॉइंट बनता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स किसी वायर की कितनी लेंथ है, कितना लंबा आप वायर यूज़ करते हो। तो हमें याद रखना है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। यानी जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। सो एज द लेंथ इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब इसको हमें समझना कैसे है, आखिर ये याद कैसे रहेगा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए इसको, रेजिस्टेंस क्या है, आपके करंट के फ्लो को रोकने वाले प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर किसी भी मटेरियल का। अब इसको हम डेली लाइफ में थोड़ा रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम मानते हैं हमारा स्टेमिना, हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी। अब अगर आपको कहीं किसी रेस में पार्टिसिपेट करना है, या आप अकेले भी कहीं दौड़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अगर स्टार्टिंग की बात करें तब आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकते हो, ओके। अब इसी को बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज़ आपने दौड़ना स्टार्ट किया हो, अगर आपको सिर्फ दौड़ना था 50 मीटर तक, तो आप एक कंटिन्यूसली अपनी स्पीड से दौड़ सकते हो, क्योंकि आप में बहुत स्टेमिना होगा। 50 मीटर दौड़ने में आपकी एनर्जी का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 50 की बजाय 100 मीटर दौड़ना है, तब आपकी स्पीड कंटिन्यूसली वो नहीं बनी रह सकती, आपकी स्पीड में थोड़ा बहुत लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपके दौड़ने की लेंथ बढ़ गई। अब इसी को हम कन्वर्ट करते जाते हैं, 100 से 200, 300, 400, 500 मीटर बहुत लंबा दौड़ना है, तो आप कंटिन्यूसली एक स्पीड में नहीं दौड़ सकते। और ये कंफर्म है कि स्टार्टिंग में अगर आप पूरी एनर्जी से दौड़ते हो, तो आगे जाके आपकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक जगह जाके आप फाइनली रुक जाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाती है, आपकी एनर्जी का लॉस उतना ही ज़्यादा होता है, और आपकी स्पीड यहाँ कम होती जाती है। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए समझा रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे ही कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो हमारा है वो हमारी लेंथ हो गई, रोड हो गया, और हमारी एनर्जी हो गई हमारा पोटेंशियल, और हमारी स्पीड हो गई करंट की वैल्यू, ओके। तो आप में स्टार्टिंग में बहुत पोटेंशियल है, स्टार्टिंग में आप बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, यानी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, लॉस एनर्जी का ज़्यादा होगा। आप जैसे ही दौड़ते दौड़ते काफ़ी देर हो जाती है, तो आपको एग्जॉस्ट होते जाते हैं, आपको पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, यानी आपकी एनर्जी अब सराउंडिंग में लॉस हो रही है, आपकी एनर्जी टेम्परेचर में लॉस हो रही है। ऐसी वायर के साथ होता है, जितना लंबा वायर होगा आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, करंट की वैल्यू आगे धीरे कम पहुंचती है, तो एनर्जी का लॉस हर जगह अप्लाई होता है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग वायर इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट वायर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे तो हम पावर ट्रांसमिशन भी समझ पाएंगे। तो जितना लंबा वायर रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, ओके। तो ये रेजिस्टेंस की पहली प्रॉपर्टी जो अफेक्ट करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से, वो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्षेत्रफल। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अगर वायर का क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा, यानी वायर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर बहुत पतला है, उसकी थिकनेस कम है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम किसी भी सिलेंडर की बात करें, अगर आप देखेंगे कि आप वायर जो भी होगा एक्चुअल में वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वायर हमारा एक सिलेंडर होता है, ठीक। और उस वायर को अगर हम कट करते हैं कहीं से, तो उसके लिए जब आप कट करोगे तो यहाँ एक ये टर्म आपको दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा। यही सर्किल, यही एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्रॉस करते हुए जो सेक्शनल एरिया में दिखता है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो वायर में लेंथ भी होती है और मोटाई भी होती है, थिकनेस भी होती है, और थिकनेस को क्रॉस सेक्शन से हम समझ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मोटा वायर, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। सेम मटेरियल मीन्स आप कॉपर का एक बहुत पतला वायर लेते हो, कॉपर का एक बहुत मोटा वायर लेते हैं, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, तो पतले वायर का रेजिस्टेंस मोटे वायर से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है, इसको जानेंगे कैसे, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। सो एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ऐसा होता क्यों है, तो हम जानते हैं करंट मीन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उन्हीं से करंट बनेगा। तो हमारे लिए अब करंट हो गए हमारे ये व्हीकल्स, ये गाड़ियाँ जो हम देख पा रहे हैं सामने। और हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है, आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में यहाँ एक रोड है और इस रोड पर 6 गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ट्रक भी है, कुछ कार्स हैं, टैक्सी हैं, ठीक है। तो इस रोड की एक चौड़ाई है, एक थिकनेस है, विड्थ है, और यहाँ 6 कार्स हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहे हैं। अब समझिए 1 सेकंड में अगर एक कार इस सेक्शन से पास हो सकती है तो 1 सेकंड में एक साथ 2 व्हीकल्स निकल सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो अगले 1 सेकंड में ये 2 और अगले 1 सेकंड में ये 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में पूरे के 6 व्हीकल्स यानी 6 हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। लेकिन अगर ये रोड सिंगल हो जाए, यानी सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ी यहाँ से पास हो सकती है, ये इस केस में हम देख पा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो गेट है, अब 1 सेकंड में एक ही कार यहाँ से पास होगी, यानी 1 सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। तो यही 6 इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में, 6 कार्स को यहाँ से पास होने में 6 सेकंड लगेंगे, जबकि यहाँ 3 सेकंड लगेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा चार्ज एक साथ पास हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, उतना ज़्यादा करंट होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ देखिए हमारे पहली कंडीशन में नंबर ऑफ चार्ज पास होने में टाइम लगा 3 सेकंड, दूसरी कंडीशन में चार्ज को पास होने में टाइम लगा 6 सेकंड। जितना फास्ट उतना ज़्यादा करंट। तो इस सेकंड कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारी रोड की चौड़ाई कम हो गई, हमारे रोड की थिकनेस कम, विड्थ कम हो गई। अब ये रोड ना हो के हमारा वायर हो और कार्स ना हो के हमारा चार्जेस हो, तो जितना पतला वायर है चार्ज को जाने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसी को तीसरे केस में बदल देते हैं और हमारे पास अब इस कंडीशन में जो हमारी रोड है, जो हमारा वायर है, बहुत थिक हो गया। अब आप देख सकते हैं इस केस में हमें क्या नज़र आ रहा है? एक साथ ये कंडीशन है, जो हमारे व्हीकल्स थे वो अरेंज हो चुके हैं। और अगर ये अब अरेंज हो गए हैं तो देख सकते हैं एक साथ 1 सेकंड में यहाँ 3 व्हीकल्स निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 6 हों, 10 हों, जितने भी हों, एक साथ 3, यहाँ एक साथ 1 सेकंड में 1, यहाँ 1 सेकंड में 2, ठीक। तो जहाँ 1 सेकंड में नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा पास होंगे, रेजिस्टेंस और कम, करंट की वैल्यू और ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हमारा वायर थिक होता गया, हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती गई, यानी कि रेजिस्टेंस कम होता गया। तो बिल्कुल लॉजिकली ये क्लियर होता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम के होंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिस इनकी कराऊंगा, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं कि और क्या अफेक्टिंग कंडीशन है जो किसी भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट हो चुके हैं हमारे, लेंथ और एरिया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तो नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मेटल में करंट की वैल्यू अलग अलग मिलती है ठीक है ना। आपने कई ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखे होंगे जिनके अंदर वायरिंग सिल्वर की भी होती है, कॉपर की भी होती है और एल्यूमिनियम की भी होती है। एल्यूमिनियम वाला वायर जो होता है वो ज़्यादा हीट होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है। कॉपर वाला उससे कम हीट होता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू एल्यूमिनियम से कम है। और सिल्वर की रेजिस्टेंस वैल्यू इन दोनों से भी बहुत कम है, तो सिल्वर में करंट अच्छा फ्लो होता है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? सेम लेंथ के अगर हम तीनों मटेरियल के वायर लेते हैं, सेम थिकनेस के भी लेते हैं, फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करी, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब नेचर मटेरियल में ऐसी क्या क्वालिटी होगी जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? तो वो है हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पास होने वाले चार्ज। जहाँ चार्ज ही नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, तो करंट कैसे वहाँ जनरेट होगा? ओके, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा करंट वहाँ फ्लो होगा, यानी वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमारा रूल बन जाता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N। N यहाँ हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ओके, अब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, वो यहीं
इसी पॉइंट को डिस्कस करके क्लियर हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है किसी भी सराउंडिंग का, किसी मटेरियल का, तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ते हैं। अब रेजिस्टिविटी टर्म यहाँ आने वाला है, उसको भी डिफाइन करना, लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक। अब ऐसा क्यों? तो इसको बहुत ही अच्छे एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझिए। आप इमेजिन करिए आप अपने स्कूल में कहीं पर सारे स्टूडेंट्स हैं और एक गेट से पास हो रहे हैं, वो भी एक क्यू में, एक लाइन में लग के। आप सपोज़ आप 30 स्टूडेंट्स हैं और एक गेट से आप क्रॉस कर रहे हैं लाइन में लगते हुए, तो एक सेकंड में एक पर्सन उस गेट से पास हो सकता है। तो आप लोग हो गए नंबर ऑफ चार्ज, एक सेकंड में उस गेट से एक चार्ज निकलता है, करंट की वैल्यू एक की रिस्पेक्ट में चलेगी। लेकिन सडनली अगर वहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको वहाँ से भागना पड़े, यानी अगर उस जगह पर टेम्परेचर बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ आग लग जाती है। अब वहाँ आग लग जाती है तो क्या आप एक लाइन में लग के वहाँ से पास होंगे? एक ही रास्ता है जाने के लिए, तो आप वहाँ से भागेंगे। अब ये जो क्यू है, जो ये एक पूरा सीक्वेंस है, वो बिगड़ जाएगा और उस गेट से सारे लोग निकलने की कोशिश करेंगे। अब इस कंडीशन में आप इमेजिन करिए, क्या उस केस में जितनी इजीली पहले सभी लोग निकल रहे थे, क्या आप आसानी से निकल सकते हैं? नहीं, आप सभी लोग टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जो पावरफुल होगा वो आगे निकल जाएगा, कुछ लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, आपका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा, रेट घट जाएगा पास होने का, क्योंकि सब आपस में ही टकराने लगेंगे। तो आप हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है, कॉलिजन बढ़ जाता है, सराउंडिंग से हम टकराने लगते हैं, सीधे नहीं चल पाते, तो पास होने का रेट कम हो जाता है। और ये रेट कम हो जाता है तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। तो हमारा सीधा रूल, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब यहाँ रेजिस्टिविटी आ गया, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम अपने पूरे चारों जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स, उनको कंक्लूड कर लेते हैं। तो वहाँ हमारे फिज़िकली दो ही हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जिनको हम देख पाते हैं। एक होती है लेंथ और एक होता है एरिया। तो अगर हम देखें R प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और जब हम कहीं भी प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हैं, उसको वहाँ इक्वल से रिप्लेस करते हैं, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, वहाँ एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। इसको हम बोलते हैं रो, ठीक। और यही जो कांस्टेंट रो है, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ओके, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ओम हम जानते हैं रेजिस्टेंस की, और मीटर यहाँ कैसे बना तो समझिए थोड़ा। लेंथ की SI यूनिट मीटर, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर लिखते हैं मीटर, नीचे लिखते हैं मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। रो इज इक्वल टू R इंटू, यहाँ क्रॉस सेक्शनल जाएगा तो R हमारा ओम, और यहाँ से एक मीटर रह जाएगा, वो क्रॉस में जाएगा, तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये है वो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने चार्ज के लिए पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी सबसे छोटा चार्ज E होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होंगे उस मटेरियल में उतना ज़्यादा चार्ज होगा। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, उसको समझने के लिए हम, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर वायर लिया। अब एक कॉपर वायर जो 1 सेंटीमीटर का है, एक कॉपर वायर 1 मीटर का है, एक कॉपर वायर 10 मीटर का है, ठीक है। तो मटेरियल वाइज तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग रेजिस्टेंस हुए। अब एक कॉपर वायर बहुत ही थिन है, एक कॉपर वायर बहुत थिक है, रेजिस्टेंस फिर भी अलग अलग हुए, लेकिन मटेरियल तो एक है। ये रेजिस्टेंस वेरी क्यों किया? तो ये रेजिस्टेंस इसलिए वेरी किया क्योंकि उसकी जो फंडामेंटल या सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, सबसे फंडामेंटल रेजिस्टेंस वैल्यू है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, वो बदलती गई। वो नहीं बदली, उसके कारण ओवरऑल वैल्यू बदलती गई। आपको ये पॉइंट क्लियर शायद अभी नहीं हो रहा होगा। इसको फिर से एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास एक बैग है, ठीक,
उस बैग में हमने 1 kg का एक वेट रख दिया और दूसरे एक और बैग लिया, उसमें 5 kg, टोटल 1 kg करते हुए 5 kg वेट रख दिया। कौन सा बैग भारी होगा? ऑब्वियसली 5 kg वाला। तो दोनों बैग की साइज़ बराबर, डायमेंशंस बराबर, लेकिन उसके अंदर जो वेट हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। ये जो सिंगल वेट है ये हमारा फंडामेंटल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस 1 किलो का पैकेट है, वहाँ हम जितने पैकेट्स बढ़ाते जाएंगे वेट बढ़ता जाएगा। ऐसे ही यही है 1 किलो का पैकेट हमारी रेजिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल में एक फंडामेंटल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी होगी और जितना बड़ा उसकी वैल्यू होती जाएगी, जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है। ओके, तो इसको हम डिफाइन करें तो R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो फॉर कंडीशन हमने L ले लिया 1 मीटर, एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ R इज इक्वल टू रो आ गया। तो किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब? जब लेंथ हम एक यूनिट लेंथ लें और एक यूनिट एरिया लें। तो हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन एक्चुअल में यही बनेगी, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही वो फंडामेंटल रेजिस्टेंस है। इसी को जोड़ जोड़ के पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसी केस में देखें तो 1 मीटर वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर का रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम है, तो ऐसे ही एक वायर और हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 2 मीटर लेंथ का, तो रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। फिर हमने और जोड़ दिया 3 ओम हो जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंसली ये जुड़ता जाएगा, मटेरियल वही रहा। ठीक, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बट नॉट ऑन इट्स शेप एंड साइज। रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगी, वो उसका फंडामेंटल नेचर है। हाँ, शेप साइज बदलने पर ये रेजिस्टिविटी ऐड हो सकती है और ऐड होकर रिजल्टेंट चेंज करेगी, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगी। ओके, आई थिंक आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ स्पेशल मटेरियल्स की भी यहाँ रेजिस्टिविटी मैंने दी हुई है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी ये फिक्स है 1.68 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, ये रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब अगर हमने कॉपर को और लंबा किया तो पर लेंथ के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू ऐड होती जाएगी। सपोज ये जो वैल्यू है 1 मीटर लेंथ की है, हमने 2 मीटर का वायर लिया तो यहाँ 2 इंटू दिस वैल्यू, 10 मीटर का वायर लिया तो ये 10 टाइम्स हो जाएगी। यानी ये तो होना ही है और जितना आप इसमें ऐड करोगे वो इसको बढ़ाता जाएगा। तो ये रहा हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बेस पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, आगे हमें जो टर्म अब पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए हमें हमारे सर्किट की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि अब आपको सर्किट देखने मिलेंगे जो हम पेपर पर बनाते हैं। ठीक है, यानी फिजिकली कोई भी अप्लायंस कैसा भी दिखता हो, लेकिन कॉपी पर हमें जो बनाना होता है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसका एक नॉमेनक्लेचर होता है। तो सर्किट को भी मैं थोड़ा यहाँ समझा दूँ आपको। तो किसी भी सर्किट को बनाने में हम कुछ रूल फॉलो करेंगे। ये जैसे कनेक्टिंग वायर होगा, जहाँ 2 वायर ज्वाइंट होंगे तो वायर ज्वाइंट होगा। सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबी वाली जो लाइन है वो प्लस साइन और छोटी वाली माइनस साइन। बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एमीटर हम इस तरीके से वहाँ ए लिखेंगे, वोल्ट मीटर वहाँ वी लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर वहाँ जी लिखेंगे। अभी मैं आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्लास तक क्लियर करूँगा। अभी आपको सिर्फ इनकी साइन कन्वेंशन से बनना है। कहीं लोड लगा है, कहीं बल्ब लगा है तो इस तरीके से। रेजिस्टेंस को सर्किट में हम जिगजैग पाथ से बताते हैं। कहीं स्विच लगा है तो इस तरीके से दिखाएंगे, और स्विच ओपन और स्विच क्लोज। तो ये आपके न्यूमेरिकल के काम आएंगे, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस पूरे पोर्शन को स्टडी करिए और बार बार इसको समझिए। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा। ओके, सो थैंक यू।